गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश सर। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूमेरिकल्स सोल्व करने जा रहे हैं। हम लोगों ने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेज, फोर्स एंड फील्ड, उसका थ्योरीज काफी हद तक पढ़ लिया है और कुछ जो थ्योरीज है जो रिमेनिंग है उसे भी हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। तो थ्योरी 90% कंप्लीट हो चुका है, 10% कंप्लीट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 1 का। ठीक, तो अब हम लोग इस चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज, फोर्स एंड फील्ड, उसका कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। कुछ तुम लोगों को एक्सरसाइज के रूप में मिलेगा, उसे सोल्व करना है और उसका आंसर बतलाना है तुम लोगों को। क्वेश्चंस यूजुअली एनसीईआरटी से होंगे या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक, इसमें तुम लोगों ने जो कमेंट करके क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चंस को, उस डॉट को भी क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। तो कुछ पहले न्यूमेरिकल्स लेते हैं, उसके बाद तुम लोगों के डॉट्स को भी क्लियर किया जाएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का आज जो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे पार्ट 1 के रूप में, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और सो ऑन। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे जो 12th लेवल से लेकर के नीट और जेईई एडवांस लेवल तक का न्यूमेरिकल्स होगा। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। शुरुआत छोटे छोटे क्वेश्चन से करते हैं। और बच्चों एक और बात बतला देते हैं कि हम जो यहाँ न्यूमेरिकल्स सोल्व करने जा रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया जाएगा। ठीक, अलग अलग हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए सेम चीज को बार बार लिखना हमें नहीं लगता अच्छा है, क्योंकि हम लोग जो न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं तो उसमें लैंग्वेज बहुत कम होता है। इसी कारण चाहे हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जहां तक क्वेश्चंस की बात है तो क्वेश्चंस इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में लिख दिया जाएगा, जिससे कि अगर तुम इंग्लिश मीडियम से में जुड़े हुए हो तो तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, अगर कोई हिंदी मीडियम में जुड़ा हुआ है तो उसे बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक, तो चलो छोटे छोटे क्वेश्चन से और चैप्टर के शुरुआत का जो टॉपिक है वहां से ही हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स should be removed from an uncharged body so that the body can have charge of +1 कूलम। इसे हिंदी में भी लिख देते हैं। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। किसी अनावेशिक वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेने पर उसका आवेश +1 कूलम हो जाएगा। यह क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स
should be removed from an uncharged body so that the body can have charge of +1 कूलम। किसी अनावेशित वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेने पर उसका आवेश +1 कूलम हो जाएगा, यह क्वेश्चन है। इसे बहुत आसानी से सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चों, सॉल्यूशन, तुम लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाए थे, आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक, उसे तुम लोग देखना। उसमें पढ़ाए थे कि Q इक्वल्स होता है प्लस माइनस एन। ठीक, प्लस तब यूज करते हैं जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है, और माइनस तब यूज करते हैं जब किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। अब तुम ही लोग बतलाओ कि यहां प्लस यूज करोगे या माइनस यूज करोगे। तो कहोगे सर यहां तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है ना, अगर निकालेंगे तो यूज करना होगा प्लस। ठीक, तो यहां पर तुम्हारे पास क्या क्या दिया हुआ है? गिव एंड दैट। तुम्हारे पास चार्ज Q का वैल्यू है +1 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑलरेडी तुम लोग जानते हो। सॉरी बच्चों, यहां इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यह है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड। E इक्वल्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हमें मालूम करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल्स व्हाट। तो चार्ज Q ऑलरेडी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वह भी हमें मालूम है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करना है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण से हम लोग लिखेंगे Q इक्वल्स +Ne। क्यों लिखेंगे प्लस? क्योंकि यहां पर बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, निकाला जाता है, और निकालते हैं तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो यहां लेंगे प्लस। ठीक, अब Q का वैल्यू कितना है? +1 प्लस Ne। तो बच्चों Ne n इक्वल्स 1 कूलम अपॉन E। E का वैल्यू पुट करो। ठीक, कूलम कैंसिल, 1/1.6, इसे 10⁻19 लिख सकते हो, 10 यहां, 10⁻18 हो जाएगा। अब बच्चों इसे डिवाइड करना है, समझ लिया? इसे क्या करना है? डिवाइड करना है हम लोगों को। तो चलो इसे लिख देते हैं 100/16। यहां 18 होगा बच्चों, 8 लिख दिए थे हम। तो यहां से डिसिमल हटाने के लिए यहां 0, तो 100/16 इंटू हो गया 10⁻18। ठीक, अब यहां आ जाते हैं। तो n इक्वल्स, इसे डिवाइड करोगे तुम लोग तो होगा 6.25 इंटू 10⁻18। यही हो गया आंसर।
तो अब तुम लोग इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो वह कमेंट करके लिखना। एक क्वेश्चन तुम लोगों को सोल्व करने के लिए दे देते हैं। क्वेश्चन है 10 millions electrons are added to an uncharged body. Calculate its charge. 10 millions electrons are added to an uncharged body. Calculate its charge. अब हिंदी मीडियम में भी बच्चों लिख देते हैं। किसी अनावेशित वस्तु को 10 मिलियंस इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उस पर आवेश ज्ञात करें। अब 10 मिलियंस, मिलियंस में बच्चों 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख। तो 10 इंटू 10 लाख हो जाएगा। समझ गया बात को? मिलियंस में कितने होते हैं? 10 लाख। तो 10 इंटू 10, 10 लाख गुनी 10। समझ गए? इसमें तुम लोगों को क्या क्या मालूम है बदलो? एन का वैल्यू मालूम है, यह एन का वैल्यू है, ठीक। और ई का वैल्यू मालूम है, और हमें मालूम क्या करना है बतलाओ तो? क्यू का वैल्यू। किसका वैल्यू? क्यू कैलकुलेट करना है, क्यू का मान ज्ञात करना है। हमें आशा है तुम लोग जरूर सोल्व करके दिखला दोगे। क्यू इक्वल्स वही प्लस माइनस एनी, लेकिन यहां प्लस नहीं लेकर के माइनस लेंगे, क्योंकि बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। अगर यह किसी कोई स्टूडेंट नहीं सोल्व कर पाया, कहीं पर कंफ्यूजन रह जाता है किसी को, तो कमेंट करके लिखना, नेक्स्ट वीडियो में इसे सोल्व करेंगे हम। अब बच्चों एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, और इसे यह जितना छोटा क्वेश्चन है उसको सोल्व भी उतना आसानी से करेंगे हम। क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेज 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम and -5 microcoulomb are kept at the corners of a square of side 10 cm. A third point charge of 1 microcoulomb is placed at the, सॉरी बच्चों, थर्ड नहीं,
A fifth point charge of 1 microcoulomb is placed at the center of a square. Find net force experienced by the fifth charge due to other charges. 4-point charges 2 microcoulomb, minus 5 microcoulomb, 2 microcoulomb and minus 5 microcoulomb are kept at the corners of a square of side 10 centimeter. A fifth point charge of 1 microcoulomb is placed at the center of a square. Find net force experienced by the fifth charge due to other charges. हिंदी में भी लिख देते हैं बच्चों, 4 बिंदु आवेश 2 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम एवं माइनस 5 माइक्रोकूलम को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के चारों शीर्षों पर रखा जाता है। वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 माइक्रोकूलम आवेश द्वारा अनुभव नेट बल ज्ञात करें। बच्चों इसी क्वेश्चन को हिंदी में लिख सकते हो, 4 बिंदु आवेश 2 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम एवं माइनस 5 माइक्रोकूलम को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के चारों शीर्षों पर रखा जाता है। वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 माइक्रोकूलम आवेश द्वारा अनुभव नेट बल ज्ञात करें। ठीक, इसे बहुत आसानी से और बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से सोल्व कर देंगे, बिल्कुल। अब देखो, इस क्वेश्चन को तो तुम लोगों ने पढ़ लिया, लिख भी लिया होगा। अब देखो कितनी आसानी से हम लोग इसे सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले बच्चों एक स्क्वायर, एक वर्ग बनाते हैं। एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, इसका चारों कॉर्नर्स है। सपोज करो यह कॉर्नर ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। इसका ईच साइड 10 सेंटीमीटर, यह भी, यह भी, यह भी और यह भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। स्क्वायर का साइड सेम होता है। अब क्वेश्चन कहता है कि चारों कॉर्नर पर, यहां 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, यहां माइनस 5 माइक्रोकूलम का चार्ज, यहां पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज और यहां पर अगेन माइनस 5 माइक्रोकूलम का चार्ज को रखा जाता है।
अब इसका सेंटर कैसे मालूम करें? तो डायगोनल ड्रॉ करके विकर्ण खींच के, तो चलो डायगोनल खींचते हैं, विकर्ण खींचते हैं। तो बच्चों यह डायगोनल हो गया और यह हो गया सेंटर। सपोज कर लो सेंटर O है, यहां पर एक चार्ज रखा जाता है जिसका वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है। तो कहता है इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा, यही क्वेश्चन है। समझ गए बात को? तो यहां जो 5th चार्ज रखा गया है जिसका वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है, इस पर नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा? इसमें हम लोग बहुत लेंथी प्रोसेस में नहीं जाएंगे, केवल तुम लोगों को 2 to 3 मिनट्स फिगर की तरफ ध्यान देना है और हम जो बोलेंगे उसे ठीक से सुनना है। अब देखो, इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज से इस -5 माइक्रोकूलम चार्ज का जितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस इससे इस -5 माइक्रोकूलम का भी है। ठीक, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर सेम। अब दोनों सेम है और दोनों देखो चार्ज भी क्या है? सेम है। इसका मतलब हुआ कि यह चार्ज इस चार्ज को जितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, उतना ही फोर्स से यह भी अट्रैक्ट करेगा। अगर सपोज करो कि यह चार्ज इसको Fd फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ठीक, और यह चार्ज इसे Fb फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। क्यों मैग्नीट्यूड सेम है? क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, देख रहे हो तुम लोग। और इस चार्ज से 1 माइक्रोकूलम चार्ज से दोनों का डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। अब जब ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। कौन कौन बैलेंस करेगा? Fd एंड Fb। तो सबसे पहले लिख देंगे Fd एंड Fb will balance each other। हिंदी में भी लिख देते हैं कि Fd एवं Fb एक दूसरे को संतुलित करेगा। अब चलो इन दोनों चार्जेज पर, जो पॉइंट ए पर है और पॉइंट सी पर है। अब सिमिलर बात यहां भी आ जाता है। इस सेंटर से, मतलब 1 माइक्रोकूलम चार्ज से जितना डिस्टेंस इस चार्ज का है, उतना ही डिस्टेंस इससे इस चार्ज का भी है। और दोनों चार्ज, इसका और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। मतलब कि यह चार्ज जितना फोर्स से इस चार्ज को रिपेल करेगा, उतना ही फोर्स से यह चार्ज भी इस चार्ज को रिपेल करेगा। इसी कारण अगर तुम लोग इसके द्वारा इस पर लगाया गया रिपल्सन फोर्स को कंसीडर कर लो Fa, और इसके द्वारा इस पर लगाया गया रिपल्सन फोर्स को कंसीडर करो कितना? Fc। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यह दोनों भी एक दूसरे को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। सुना बात को? इन दोनों का Fc एंड Fa का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज क्या है? इक्वल है। और दोनों चार्ज का जो डिस्टेंस है इस 1 माइक्रोकूलम से, वह भी सेम है।
जितना फोर्स से यह चार्ज रिपेल करेगा उसे इतना ही फोर्स से यह चार्ज भी इसे रिपेल करेगा। इसी कारण दोनों एक दूसरे को करेगा बैलेंस। ठीक, तो एफ ए एंड एफ सी will also balance each other, अर्थात एफ ए एवं एफ सी भी एक दूसरे को संतुलित करेगा। अब बच्चों देखो, यह दोनों एक दूसरे को संतुलित करता है, यह दोनों भी एक दूसरे को संतुलित करता है। इसका मतलब है कि इस पर तो कोई नेट फोर्स काम करेगा ही नहीं, काम कर ही नहीं रहा है। यह इसको बैलेंस, यह इसको बैलेंस। इसी कारण इस चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि यहां जो फोर फोर्सेज हैं उसमें दो एक दूसरे को बैलेंस करता है, दूसरा दो एक दूसरे को बैलेंस करता है। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज विल बी जीरो। अतः 1 माइक्रोकूलम आवेश पर नेट बल शून्य होगा। समझ गए इसे? बड़ा क्वेश्चन, छोटा सॉल्यूशन। ठीक, अब तुम लोगों का एक क्वेश्चन था, डाउट था, उसे भी हम आज इंक्लूड कर लेते हैं क्लास में। छोटा सा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी जरूर समझने का प्रयास कर लेते हैं। बच्चों, तुम ही लोगों का डाउट था, एक क्वेश्चन था। अब यह क्वेश्चन था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स never cross each other. हिंदी में भी लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। क्या? आसान सा आंसर होगा इसका, लेकिन उससे पहले एक बात बदलो। वेक्टर का नाम तो सुने हो तुम लोग, ठीक? सपोज करो मेरे पास 2 वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब यह जो दोनों वेक्टर है, सपोज करो किसी पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करता है, ए और बी, वेक्टर ए और बी। यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है। दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं क्रॉस करता है, क्रॉस करवा देते हैं। ठीक, अब देखो, यह जो दोनों वेक्टर है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोग जानते हैं कि यहां जो दोनों वेक्टर है या दोनों जो फोर्स है, सपोज करो अगर यह दोनों फोर्स है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वह कोई थर्ड वेक्टर होगा। इन दोनों का, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा वह कोई थर्ड वेक्टर होगा। ठीक, और उस थर्ड वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, देख रहे हो, इन दोनों वेक्टर से क्या हो जाता है? डिफरेंट हो रहा है।
ठीक। अब तुम लोग देख सकते हो यहां पर कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को क्रॉस करता है। क्रॉस करने पर जब इन दोनों का रिजल्टेंट लेते हैं तो दोनों के रिजल्टेंट का सुपरपोजिशन के कारण एक अलग डायरेक्शन प्राप्त होता है। मतलब यह हुआ कि अब एक बात बतलो, यह जो वेक्टर सी है, क्या इस वेक्टर का यहां पर 3, 4, 5 डायरेक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इस रिजल्टेंट का ओनली 1 डायरेक्शन होगा, एक से अधिक डायरेक्शन नहीं हो सकता है। किसी भी एक वेक्टर का एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकता है। अगर यह डायरेक्शन है तो तुम सोचोगे कि वेक्टर सी का इसके बदले यह भी डायरेक्शन होगा, यह भी होगा, यह भी होगा। मतलब कि एक ही वेक्टर का एक पॉइंट पर बहुत सारा डायरेक्शन होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक। अब चलते हैं इसका आंसर की तरफ। तुम्हारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर को ढूंढते हैं। तो तुम लोग देख चुके हो कि किसी एक वेक्टर का एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होना पॉसिबल है, मेनी डायरेक्शंस का होना पॉसिबल नहीं। तो इसका सॉल्यूशन है, अब सपोज करो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे पास। यह है ए बी एंड दूसरा है सी बी, और दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर क्रॉस कर रहा है। ठीक। अब यह जो ए बी है, इस पॉइंट पर इसका टेंजेंट ले लो। यह हो गया, यह जो ए बी है, ठीक, यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ए बी, पॉइंट ओ पर वह जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदलाता है वह है E1। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जब किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं तब वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। अब दूसरा, इसका भी टेंजेंट ड्रॉ करो। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक ही पॉइंट पर कितने डायरेक्शंस हो गए? 2 डायरेक्शंस। लेकिन तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक ही डायरेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर है, वैद्युत तीव्रता सदिश राशि है, और सदिश राशि का किसी एक बिंदु पर एक ही दिशा हो सकता है। यहां तो 2 दिशा हो गया, 2 डायरेक्शन हो गया। अगर एक तीसरा भी इसे कट कर दे PQ, तो एक और डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। ठीक। अब देखो एक ही बिंदु पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैद्युत तीव्रता का 3 डायरेक्शंस, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी भी वेक्टर का एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकता है, और यहां तो 3 डायरेक्शंस हो गया, चौथा कट करेगा तो 4, 5, 6, 7, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को क्रॉस करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आओ इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर लिखेंगे एज इफ they do so, as if they do so at a point electric intensity at that point may have many directions which is not possible. As if they do so at a point, electric intensity at that point may have many directions which is not possible. बच्चों हिंदी में भी लिख देते हैं, यदि
वे ऐसा करते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का अनेक दिशा हो जाएगा, जो संभव नहीं है। तो बच्चों, अगर वे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वैद्युत तीव्रता का एक से अधिक डायरेक्शन हो जाएगा, बहुत सारा डायरेक्शन हो जाएगा। इसी कारण प्रतिच्छेद बिंदु पर, क्रॉसिंग पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का बहुत सारा डायरेक्शन हो सकता है, और हम लोग जानते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब वैद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। किसी पॉइंट पर उसका एक से ज्यादा डायरेक्शन होना संभव नहीं है, इसीलिए वे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे। तब तक के लिए बाय।